बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया एक बड़ी आलमी वबा का सामना कर रही है। कोरोना वबा ने दुनिया के हर शख्स को मुतासिर किया है और इसी सूरत हाल में पाकिस्तान में भी बीमारियों के खिलाफ बड़ी बड़ी कैंपेन जारी हैं, खुसूसन पोलियो के खिलाफ वो भी मुतासिर हुई थी। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान में एक इदारा ऐसा भी है जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ बरसरे पैकार रहा और है, और इस बीमारी से निमटने के लिए फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। और शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में लाहौर, पेशावर के बाद अब कराची में भी फंक्शनल होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,000 मरीज सालाना कैंसर के रिपोर्ट होते हैं। इनमें कितने मरीज सेहतयाब हो जाते हैं और कितने इस मूजी मर्ज पर बरवक्त इलाज ना मिलने की बदौलत मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की मजीद कितनी शाख होनी चाहिए? कराची, लाहौर, पेशावर के बाद मजीद किन शहरों में इसकी ज़रूरत है? और अगर खुदा न खास्ता कोई कैंसर के मरज़ में मुब्तला हो जाता है तो उसको क्या इक़दाम करने चाहिए? किस तरीके से वो बिला मुआवजा शौकत खानम से अपना इलाज करवा सकता है कोई आम आदमी? और अगर हम यहाँ फ़ंड करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले हमें ज्वाइन किया है CEO शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैंसर जैसे मूजी मरज़ अगर खुदा न खास्ता किसी को लाहक हो जाए तो उससे बचाव के लिए इक़दाम क्या हैं और वो शौकत खानम को अप्रोच किस तरह कर सकता है? शुक्रिया जी। सो कैंसर का जो क्रिटिकल चीज़ है कि जैसे ही अलामात शुरू हों फ़ौरन उसकी तशख़ीस की जाए और इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि कैंसर दिन ब दिन बढ़ता है। सो डिले नहीं होनी चाहिए। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की जैसे बात करें तो स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर का 100% इलाज होने का इम्कान होता है। वही 3, 4, 6 महीने डिले हो जाए, स्टेज 3 या स्टेज 4 में चला जाए तो 20% सिर्फ रह जाता है। सो अक्सर कैंसर्स इसी तरह हैं। टाइम फ़र्क होता है दोनों सबका, लेकिन जितने जल्दी तशख़ीस हो और इलाज शुरू हो वो अच्छा होता है। अगर पेशेंट को कैंसर के अलामात हों या तशख़ीस हो जाए तो हमारे वॉक इन क्लिनिक्स हैं शौकत खानम के, लाहौर में, पेशावर में और कराची में, जहाँ कोई भी आके अपने टेस्ट को रिव्यू करवा सकता है और हमारे जो रूल्स के मुताबिक अगर हम उनको एक्सेप्ट कर सकें, अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो फिर उनका इलाज शुरू हो सकता है हमारे हॉस्पिटल्स में। ठीक, तो ये अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस के हवाले से मनाया जा रहा है, तो इसकी अगर किसी को अलामात ज़ाहिर हों तो वो अलामात पहले तो ये बताएं और उस पर फौरी तौर पर उसको क्या इक़दाम करने चाहिए? सो ब्रेस्ट कैंसर के अलामात जो हैं वो हो सकते हैं कि छाती में गिल्टी महसूस हो, दर्द हो, वज़न में कोई कमी हो, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो ब्रेस्ट से, या जो स्किन है, जिल्द है ब्रेस्ट के ऊपर, वो एक जगह से उसका रंग बदल जाए, उसका टेक्सचर बदल जाए, या वहाँ डिम्पलिंग हो जाए, वो थोड़ी सी स्किन दबी हुई नज़र आए। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए ख़ास तौर पे वो उन कैंसर्स में से है जिसके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है और रेकमेंडेड है कि ख़वातीन अपने छाती का ख़ुद मुआयना करें। 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक महीने में एक दफ़ा, हर महीने अपनी मुआयना करें अपने हाथ से ख़ुद, ताकि अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो अलामात होने से पहले ही वो चेक हो सके और उसका इलाज शुरू हो सके। 40 साल की उम्र के बाद अगेन एसिम्प्टोमेटिक जो ख़वातीन भी हैं वो हर साल एक दफ़ा अपनी छाती का एक्सरे करवाएं, ये गिल्टी देखने के लिए। उसको मैमोग्राफी या मैमोग्राम कहते हैं। ठीक। अच्छा, 1,70,000 मरीज़ सालाना पाकिस्तान में कैंसर के रिपोर्ट होते हैं। कितने मरीज़ हैं जो सेहतयाब हो जाते हैं? शौकत खानम को कितने मरीज़ अप्रोच करते हैं सालाना? और यहाँ से और बरवक्त इक़दाम ना मिले, पाकिस्तान में आपको पता है सहूलियात बहुत कम है, अगर बरवक्त इक़दाम ना मिले तो कितने मरीज़ ऐसे हैं जो मौत के मुंह में चले जाते हैं इस वजह से? सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो 1,75,000 का फिगर आपने बताया, जो नए कैंसर्स डायग्नोज होते हैं हर साल, उनकी अक्सरियत जो है वो लेट स्टेज में प्रेजेंट करती है। अच्छा। और उनमें से 70 से 80% लोगों की अमवात उसी साल में हो जाती है जिसमें उनका डायग्नोसिस होता है। सो ओवरऑल सर्वाइवल कम है। लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हमने बात की, वही कैंसर अगर पहले अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अवेयरनेस की वजह से नहीं जान पाते, या फिर क्योंकि फिर फैसिलिटीज़ भी कम हैं डायग्नोसिस के लिए भी और फिर ट्रीटमेंट के लिए। इसका इलाज महंगा बहुत है। सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़
एक्सरे, सीटी स्कैन, ऑपरेशन वगैरह तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन जो दवाइयाँ हैं वो अक्सर मरीज़ों को आम हस्पतालों में खुद ख़रीदनी पड़ती हैं और वो अक्सर लाखों रुपए की होती हैं। तो अच्छा। इसीलिए शौकत खानम में हम लाहौर में, पेशावर में और इंशाल्लाह अब कराची में 75 से 80% हमारे जो मरीज़ होते हैं उनका टोटली फ्री इलाज किया जाता है। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो 12 से 15 लाख रुपए लगते हैं एक पेशेंट का मुकम्मल इलाज करते हुए, और वो टोटली फ्री होता है शौकत खानम में। अच्छा, शौकत खानम लाहौर में कितने मरीज़ इस वक्त फ़ाल हैं, कितने मतलब मरीज़ वहाँ पर देखे जा सकते हैं? और जो कराची वाला बन रहा है ये उससे तकरीबन दुगना है, तो क्या यहाँ पर मरीज़ों की कैपेसिटी भी उससे दुगनी होगी? जी इंशाल्लाह। सो इस वक्त हम लाहौर और पेशावर को मिला के तकरीबन 11,000 नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। हर साल पिछले साल से ज़्यादा ही हम ले रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 30 से 35 हज़ार मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका कैंसर का इलाज मुकम्मल हो गया होता है, लेकिन वो अभी फॉलो अप में होते हैं, क्योंकि 5 साल तक हम उनको देखते रहते हैं, उनके टेस्ट करते रहते हैं, देख रहे हैं कि दोबारा ना हो जाए कैंसर। लाहौर कराची का हॉस्पिटल जैसे आपने कहा वो दिसंबर 2023 में इंशाल्लाह खुलेगा। ठीक। वो लाहौर से दुगना है साइज़ में भी और सारी जो इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ में। तो जैसे आपने कहा कि वहाँ उससे दुगने इंशाल्लाह जो लाहौर और पेशावर के मिलाकर 11,000, तो तकरीबन कराची में 11,000 तकरीबन उतने ही इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि कराची में भी देखे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये हॉस्पिटल ना सिर्फ शहर कराची को सपोर्ट करेगा, लेकिन अंदरून सिंध से और जनूबी बलूचिस्तान से भी मरीज़ इंशाल्लाह इसमें ट्रीट हो सकेंगे। ठीक है, तो एक इस तरह का कैंसर हॉस्पिटल, इस पर लागत कितनी आ जाती है? क्योंकि ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है, क्योंकि पैसे होंगे तो हॉस्पिटल बनता है और चलता है, और शौकत खानम चैरिटी पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। बिल्कुल। तो अब कहीं और इस तरह का हॉस्पिटल बनाना हो तो लागत कितनी आ जाती है? सो हमारा जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेट है कराची के लिए वो 16.4 अरब रुपए है, जिससे ये इसकी तामीर का पूरा काम, फिनिशिंग का और जो इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करेंगे जब हॉस्पिटल खुलेगा 2 साल में इंशाल्लाह, तो उस पर टोटल खर्चा 16.4 अरब रुपए है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। इस वक्त हमारा लाहौर और पेशावर का मिला के बजट, जो सालाना बजट है, जो खर्चा होता है वो तकरीबन 19 अरब रुपए है। अच्छा। सो इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट्स फिर ऑब्वियसली हर साल इसके अलावा होंगे। तो कराची का जब ऑपरेट हो जाएगा दिसंबर 2023 के बाद, तो फिर कितना खर्चा हो जाएगा मिलाकर? इसके लिए कितना ईयरली चाहिए? सो हमें अंदाज़न प्रॉबली 8 से 10 अरब रुपए और चाहिए होंगे हर साल इसको चलाने के लिए। लेकिन हर साल हम देखते आए हैं पिछले 27 साल से कि पाकिस्तानी कौम इतनी जेनरस है, इतने चैरिटी का हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, ख़ास तौर पे कराची में, कि हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मरीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं और पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात भी हमें मिलती है, क्योंकि लोगों को यकीन है कि उनकी ज़कात और अतियात सही जगह पे लगाई जाती है। ठीक। अच्छा, पेशावर और लाहौर के बाद कराची का अब ऑपरेशन होने जा रहा है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं किन शहरों में ज़्यादा ज़रूरत है, और शौकत खानम की जो इंतज़ामिया वो क्या प्लान कर रही है, कहाँ पर अगला हॉस्पिटल आप लोग बनाने जा रहे हैं? सो खान साहब ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि कराची के बाद इंशाल्लाह हमारा चौथा हॉस्पिटल कोयटा में होगा। कुछ साल बाद आई थिंक शुरू होगा काम, लेकिन इंशाल्लाह प्लान यही है। और उसके बाद फिर हम छोटे हॉस्पिटल्स बनाएंगे बड़े शहरों के इर्द गिर्द। अच्छा। तो जैसे कराची का अगर एग्जांपल ले लें तो शायद हैदराबाद में या सखर में छोटी फैसिलिटीज़ बनाएंगे जहाँ रोज़मर्रा के टेस्ट्स और रोज़मर्रा की जो इलाज हैं वो मरीज़ के घर के करीब उनको मैसर किए जाएँ, और बड़े शहर में, बड़े हॉस्पिटल में उनको सिर्फ जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं, डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लिए आएँ वो यहाँ पे। तो ये कोयटा वाले प्लान के बाद होगा या उससे पहले छोटे शहरों में? आई थिंक ये कोयटा के बाद होगा अभी। ठीक, पहले कोयटा में इंशाल्लाह बनेगा हॉस्पिटल। अच्छा, अगर किसी की कोई जान पहचान ना हो शौकत खानम में, कहीं कोई ताल्लुक ना हो, उस सूरत हाल में वो अपना इलाज कैसे करवा सकता है शौकत खानम में बिला मुआवजा? शौकत खानम का अगर उसका पैसे भी ना हो। शौकत खानम का प्रिंसिपल ही ये है कि हम ये नहीं देखते कि मरीज़ कहाँ से आया है, किस मज़हब का है, किस जैसे कि आपने भी थोड़ी देर है। पहले खुद कहा कि इलाज बहुत महंगा है, दवाएं बहुत महंगी हैं, तो बिल्कुल फ्री इलाज उसको कैसे मिल सकता है? सो 75% या 75 और 80% के दरमियान हर साल सारे मरीज़ों को लेके उनमें से 75 से 80% का टोटली फ्री इलाज किया जाता है, क्योंकि हम सिर्फ ये देखते हैं कि कैंसर किस स्टेज में है और हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, दवाइयाँ हैं, मशीनें हैं, डॉक्टर्स हैं जिससे इसका इलाज किया जा सके। ये नहीं देखते कि पेशेंट पे कर सकता है कि नहीं। वो एक सेकंड स्टेज पे आता है कि जो पे नहीं कर सकते, जो अक्सरियत है, उनकी फिर हम फाइनेंशियल असेसमेंट करवाते हैं। अगर हम देखते हैं कि वो ज़कात के या अतियात के मुस्तहिक हैं
तो फिर उनका फ्री इलाज किया जाता है। इसके लिए कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पेशेंट एक्सेप्ट होते हैं। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने बताया कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो 80% उस मरज़ से मुतासिर हो चुके होते हैं जिसकी वजह से वो बच नहीं पाते, चाहे उसके लिए वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या जी। कोई और। लेकिन अगर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाए, जैसे अब शौकत खानम कर रहा है या आप लोग जा रहे हैं जाके Yes. बता रहे हैं लोगों को कि ये सिम्टम्स हैं, अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो आप रुजू करें, इसमें मज़ीद कितने इक़दामात की ज़रूरत है सरकारी सतह पर भी, और जो पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन बनी है उनको कितना फ़ाल करने की ज़रूरत है कि इतना अवेयर कर दिया जाए कि किसी को कोई फर्स्ट स्टेज में ही फौरी तौर पर पहुंच जाए और उसका इलाज हो सके? सो हमारा जो मॉडल है कैंसर केयर का, वो टर्शरी केयर हमारा मॉडल है और हम मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। एक ही छत के नीचे तमाम तशख़ीस के लिए जो ज़रूरत होती है इक्विपमेंट की, स्पेशलिस्ट्स की, तमाम ट्रीटमेंट्स, कीमोथेरेपी चाहे हो, दवाइयों का से जो इलाज होता है, या रेडिएशन जो बिजली की शुआओं से इलाज होता है ऑपरेशन के ज़रिए, और फिर वो लोग जो अनफॉर्चुनेटली कैंसर के इलाज से इम्प्रूव नहीं होते, जिनकी बीमारी बढ़ती जाती है, उनके फिर लास्ट स्टेजेस में अलामात की ट्रीटमेंट की जाती है, वो उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे एक ही हॉस्पिटल में सारी कुछ एक छत के नीचे होती हैं। हमारा एस्टिमेट है कि जितने कैंसर के पेशेंट्स आते हैं पाकिस्तान में हर साल, उसके लिए तकरीबन 20 शौकत खानम लाहौर जितने साइज़ के टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल्स चाहिए पाकिस्तान में, अच्छा, ताकि सारे कैंसर का इलाज हो सके वहाँ पे। 20 तो अभी तो तीसरा बनेगा, है। तो ये बहुत बड़ा संग मील है। लेकिन पाकिस्तानी नेशन इतनी जेनरस है और इतनी दिल खोल के चैरिटी देती है कि कोई वजह नहीं है कि आइंदा सालों में ये टारगेट अचीव ना हो सके। अच्छा, जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ से भी पेशेंट शौकत खानम में इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनके लिए भी यही प्रोसीजर है जो पाकिस्तानी नेशन के लिए? इन थियरी यस। जो हम ये नहीं देखते कि कोई कहाँ से जहाँ से आया, हम सिर्फ डिज़ीज़ की स्टेज और उसकी ट्रीटेबिलिटी देखते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उसको ट्रीट करने के लिए कि नहीं। हम ये नहीं देखते वो कहाँ से आए, क्या मज़हब है, कौन सी कौम है, नथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान में इस वक्त जो कैंसर की सिचुएशन है, फौरी तौर पर उसको काबू करने के लिए मेडिकल एसोसिएशंस या गवर्नमेंट सतह पर या शौकत खानम मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स के क़याम के अलावा भी? बहुत सारी, जैसे पोलियो की कैंपेन घर घर जाकर होती है, इस तरीके से। एक जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वो सबसे कॉमन कैंसर है ख़वातीन में। पाकिस्तान की जो इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर की, वो एशिया में सबसे हाई, या उन 2-3 मुल्कों में हैं हम जिनमें सबसे हाई इंसिडेंस है। तो एक तो उसकी हमने प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन की बात की है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो लोग खुद कर सकते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो आपका वज़न ठीक होना आपके कद के मुताबिक वो एक रिस्क फैक्टर है कि अगर आप ओवरवेट होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। तो हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत सारे कैंसर्स को और बीमारियों को प्रिवेंट कर सकती है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हम खुद, हमारी हैबिट्स होती हैं जिनसे कैंसर बढ़ता है। स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल करना किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर होता है और मुख्तलिफ और चीज़ों का भी। उसके अलावा तंबाकू जो चबाते हैं लोग या पान में खाते हैं, उसमें मुंह का, ज़बान का कैंसर हो सकता है, छालिया, गुटखा, इन चीज़ों से। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से जिगर का कैंसर हो सकता है। सो हेपेटाइटिस सी की तो वैक्सीन नहीं है, लेकिन अब उसका इलाज मुमकिन है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, तो वो सबको लगवानी चाहिए। सो मुख्तलिफ और इस तरह की चीज़ें हैं जो हम, जिससे कैंसर का रिस्क एज अ सोसाइटी भी हम कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या होती हैं, क्यों ये हो जाता है, इसके लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? तो ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं, वो एक ही मरीज, सब मरीज़ों में एक ही वजह नहीं होती। ठीक। ओवरवेट होने की हमने बात की। ठीक है, डाइट का जो आपने बताया वो अपने वज़न को बढ़ने या कम होने पर आपने तवज्जो देनी है, इसके अलावा? हाँ, बढ़ने का ज़्यादा है कि ओवरवेट जो होती हैं ख़वातीन, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। उसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिस तरह पुराने ज़माने में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती थी औरतों को एक सर्टेन उम्र के बाद, वो पता चला है कि उससे ये रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है और मल्टीपल प्रेगनेंसी से ये रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग ना करने से रिस्क बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव, अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें। और फिर जिन फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अक्सर एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है। हमारा रिसर्च सेंटर भी है, तो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट्स ने कुछ नॉवल जेनेटिक म्यूटेशंस भी आइडेंटिफाई की हैं। अच्छा। जो जीन्स हैं कुछ फैमिलीज़ में वो चलती हैं,
और उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपकी वालदा को, बहन को, खाला को हुआ हुआ है तो आपको अपना चेक ज़रूर करवाना चाहिए कि आपको कोई वो जीन ना हो जिससे ये रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। बहुत अहम मालूमात उन्होंने कैंसर के हवाले से दी। दुआ करेंगे कि पाकिस्तान कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज और दीगर तमाम बीमारियों से पाक हो। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों में, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी अब हम में नहीं रहे हैं। 85 बरस की उम्र में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इंतकाल कर गए। पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में डॉक्टर कदीर का लीडिंग रोल रहा है। और जब जब खित्ते में तनाव की सूरत हाल पैदा हुई, डॉक्टर कदीर का एक स्टेटमेंट, उनकी एक धमकी भारत को बैकफुट पर ले जाती थी। और जो पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया, उसके बाद खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर कायम हुआ, इस पर प्रोग्राम में बात होगी किस हद तक ये अब तक कायम है और डॉक्टर कदीर को एटम बम बनाने में किन मुश्किलात का सामना रहा। वो पाकिस्तान को इजादात की दुनिया में मजीद आगे और ऊपर लेकर जाना चाहते थे। किस तरीके से उनके मिशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा, इस पर अब प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट कमर चीमा साहब भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक यकीनन बहुत बड़ा खला है जो पाकिस्तान के, अगर दिफाई निज़ाम कहा जाए तो गलत ना होगा, उसमें पैदा हो गया। उनके मिशन को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कौम से ताज़ियत पेश करूंगा, उनके अहले खाना से भी, लेकिन उनके अहले खाना तो पूरा पाकिस्तान है जी बिल्कुल। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब किंग अब्दुल्ला ने पहली दफ़ा जलसे की इजाज़त पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को दी और ये एटमी धमाकों के बाद, तो उन्होंने जब जलसा कर लिया तो किंग अब्दुल्ला ने उनको कहा कि मुझे एक बात का बहुत आपसे गिला है। तो उस पे नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि जनाब आपका क्या गिला है? तो उन्होंने कहा आपने ये क्यों कहा कि ये पाकिस्तान का बम है, ये तो इस्लामी बम है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन तमाम रात मैं नवाफिल शुक्राने के अदा करता रहा हूँ। तो ये इसका मतलब है कि ये सिर्फ उम्मत इस्लामिया का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का बम है और पाकिस्तान जो है वो आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। और डॉक्टर कदीर खान साहब जो है वो एक सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक नजरिया और एक सोच के नाम है। मुश्किल हालात, नामसाइब, पाकिस्तान जो कि एक साइकिल सही तरीके से ना बना पाया, उसने एटम बम कैसे बनाया, इसमें यकीनन अल्लाह ताला की कुछ, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी अल्लाह के राजों में से एक राज है और डॉक्टर कदीर खान का ये एटम बम बना देना ये भी एक राज से खुदाबंदी है। तो असल मसला ये है कि नामसाइब हालात, मुश्किलात, पाकिस्तान के पास हमेशा मुआशी अदम इस्तेहकाम, मुश्किलात और साथ सिक्योरिटी के तनाज़ात, और एक ऐसे वक्त में जब रूस पाकिस्तान के पड़ोस में आया हुआ था और रूस आए दिन पाकिस्तान पर हमले किया करता था। रूस और हिंदुस्तान का दिफाई मुआहदा था और जाहिर है पाकिस्तान उनके मुखालिफ कैंप में खड़ा था। तो ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना, मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट है, लेकिन ज़ियाउल हक साहब को भी इसका क्रेडिट इक्वली जाता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हमारी एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत आती है तो फिर वो तब्दील हो जाती है और माजी के प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट चलता रहा और बावजूद इसके कि अफगानिस्तान की एक बड़ी जंग लड़ी जा रही थी और दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग जो थी जिसको क्लैंडस्टाइन वॉर कहा जाता है, वो इस खित्ते में लड़ी गई। और ऐसे वक्त में न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना डॉक्टर कदीर खान साहब का यकीनन ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि रहते पाकिस्तान तक इंशाअल्लाह ताला याद रखा जाएगा और कौम उनकी एहसानमंद है। जो मोहब्बत कौम ने उनको दिखाई, बेशक के वो एक हमारे ऐसे हीरो हैं जो कि बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें आना शुरू हो गई। मैं कौम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा न्यूज़ वन के आज इस स्पेशल प्रोग्राम में कि हमारे हीरोज बहुत कम है, उनके ऊपर दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार न बने और कोई तनाज़े वाली गुफ्तगू ना की जाए, क्योंकि हमारे
हीरोज जो है वो हमारे दिलों में बसते हैं, और हमें उनको अपने आंखों पे संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं इसी कौम से पैदा हुए, इंशाल्लाह ताला उन्होंने पाकिस्तान से माइग्रेट हुए वो इंडिया से, और पाकिस्तान वो हिजरत करके आए। और जब हिजरत कर रहे थे तो जब इंडिया के सिपाही ने उनको बॉर्डर पे रोक लिया, ये बात उन्होंने क्योंकि मुझे खुद बताई, मेरे साथ बहुत अच्छा। मोहब्बत रखते थे, मुझे उनका आखिरी 2 दिन पहले उनकी रहलत से मैसेज आया, मुझे रोजाना मैसेज करते थे, मुझे अब्दुल्ला मियाँ कहते थे, बहुत प्यार करते थे। तो मैं उनकी चंद 2-4 बातें आपको, फिर कमर साहब से बात कीजिएगा। जी जी। मैं उसमें गुजारिश ये करता हूँ कि जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उनका एक पेन ले लिया गया उनसे, और वो पेन उनको उनके वालिद ने पास होने पे एक निशानी के तौर पर अपना इस्तेमाल शुदा पेन दिया। उन्होंने बड़ा इस्तदा की भारतीय सिपाही से कि ये मत लो क्योंकि ये मेरे वालिद की एक निशानी है, लेकिन वो नहीं माना। इस पे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा, और फिर वो बदला लिया। यानी कि एक आदमी ने अपने दिल में ठान लिया और पाकिस्तान के लिए, और जब वो अज़म कर ले तो ये है असल में जो इस कहानी को बिल्कुल, बताने का बहुत कम मकसद लोग था। दुनिया में ऐसे होते हैं जो ठान लें, वो करके भी दिखाएं। जी चीमा हाँ, साहब। और दूसरा, जी हाँ, जी 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 जी, गुल चीमा साहब। साहब से आप। जी, मैं आता हूँ वापस अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। चीमा साहब, बहुत बड़ा एक पाकिस्तान को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उनके एहसानात पूरी कौम पर कर्ज है, ये कौम उनका कर्ज उतार सकेगी? देखिए जी, जारी बात है कि जो पाकिस्तान को ये एक नाकाबिल तस्खीर जो चीज़ हमें मिली, अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स ना होते, अगर आप डॉक्टर साहब की बात को सुने, तो मैं कल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि एक तरफ मुझे जानवरों से भी प्यार है, मुझे परिंदों से भी प्यार है, और सवाल किया गया कि फिर आपने न्यूक्लियर वेपन जैसी चीज़ क्यों बनाई इस मुल्क के लिए? तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब जो है वो जंग को रोकना है, कत्लो गारत को रोकना है। तो बेसिकली तो जिस बंदे ने उनका ये जो कॉन्सेप्ट था कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब होते हैं, जिस तरह फिर वो यूरोप से चले और पाकिस्तान आए और किस तरह टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया, आप इमेजिन करें कि एक बंदा कितना अहम हो सकता है मुल्क के लिए, किसी को अंदाजा नहीं था। जिस तरह अब्दुल्ला साहब भी बात कर रहे हैं कि वो बंदा जो जो पेंसिल जो एक फौजी से मांग रहा है, उनको क्या पता था ये बंदा मुल्क की तकदीर बदल देगा, बल्कि खित्ते की तकदीर और मुस्लिम उम्मा की तकदीर बदल देगा, जिस तरह अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये कौम उनका एहसान तो नहीं उतार सकती, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने, अब्दुल्ला साहब ने भी बात अच्छी की है कि हमें हमारे जो हीरोज हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बेसिकली इस खित्ते के करोड़ों लोगों को जंग से बचाया है, और मैं तो हैरान हूं कि इनको क्यों एक ग्लोबली रिकग्नाइज नहीं किया गया। वो कंट्रोवर्सीज जनरेट हो गई और दुनिया और चीजों तरफ चल पड़ी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ये खित्ता जंग से बच गया, पाकिस्तान का बहुत बड़े खर्चे बच गए। मैं जवाद साहब आपको बात बताऊं, जब हमने ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली, जब भारत ने 1974 में न्यूक्लियर वेपन्स का पहला टेस्ट किया, फिर 98 में कर लिया, और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली, और कहा जाता था कि वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो हमारा तो अरबों डॉलर के खर्चे बच गए इस चीज से कि हमें और चीजों पे पैसा नहीं लगाना पड़ा, हमें अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी के पीछे नहीं भागना पड़ा। आज भारत दुनिया कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी राफेल फ्रांस से लेता है। हम तो जी इंडिजनाइजेशन चले गए ना जवाद साहब, हमने तो लोकल असला साजी की सनत शुरू कर ली, क्योंकि हमें पता था कि हमारे मुल्क और कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है और इतने फंड्स नहीं है। तो हमारे लोगों ने तो इंटरनली सारा कुछ बनाया, क्योंकि हमें पता था हमें बाहर से नहीं मिलना, और एक मुसलमान मुल्क के होने के नाते एक हमें चैलेंजेस भी थे। सो ये जो डेवलपमेंट है, इससे एक कॉन्फिडेंस मिला। हम दुनिया के बड़े बड़े टेबल्स पे जब बात होती थी जी, ग्लोबल सिक्योरिटी की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की, तो पाकिस्तान भी उस टेबल में बैठा होता था, बिल्कुल और पाकिस्तान के सफारतकार और लीडर्स के लिए ये बड़ी फख्र की एजाज की बात है। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। डॉक्टर कदीर खान साहब इस बात का इजहार अपने करीबी दोस्तों से कई बार कर चुके थे, कई शोज़ में उन्होंने जिक्र किया गया कि पाकिस्तान इजादात की दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं तो फिर हम कार भी अपनी बना सकते हैं, ट्रक भी बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी बना सकते हैं। उनका ये मिशन आगे किस तरह बढ़ेगा, एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर कदीर ख़ान की जिन ख्वाहिशात का जिक्र किया वो अपने करीबी दोस्तों से करते भी रहे हैं, ये ख़बरें बाहर आई भी हैं, यकीनन उनका आपसे भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है। वो ये कहा करते थे कि जब पाकिस्तान एटम बॉम्ब बना सकता है तो पाकिस्तान अपनी कार भी बना सकता है, पाकिस्तान अपना ट्रक भी बना सकता है, पाकिस्तान अपना मोबाइल भी बना सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में मज़ीद जिद्दत लाई जा सकती है और हम बहुत आगे और बहुत ऊपर जा सकते हैं। उनके इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और क्या वो रुकावटें थी ये सब बनाने में जो उनके सामने आई? देखिए, मैं पिछले सेगमेंट पे जिस तरह कमर चीमा साहब ने गुफ्तगू की, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करना चाहता हूँ कि आप कभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर, यानी कि रूटीन की जंग के अंदर आप हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि उनका साइज भी था, उनके पास हथियार भी थे, उनके पास वसाइल भी थे, उनके पास जो है खर्च करने के लिए, अब आप देखिए ना, उनका जितना बड़ा डिफेंस बजट है, इतना बड़ा तो पाकिस्तान का बजट नहीं है। और उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, दीगर उनके पास जहाज हैं, S-400 मिसाइल्स हैं। हमने उसका जवाब न्यूक्लियर के ऊपर दिया। न्यूक्लियर ने, बिल्कुल चीमा साहब ने सही कहा कि न्यूक्लियर की वजह से जंग रुकी, थमी इस खिते में। आप देख लें, जब से न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद से हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि कितने वाकयात हो गए। अभिनंदन वाला वाकया हो गया। अगर ये आम दिन होते तो भारत जंग छेड़ देता, लेकिन अभी इस वजह से उसको नकेल डाली क्योंकि हमने डिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिटरेंस। और फिर हम डायलॉग की तरफ जाते हैं। तो डिफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर डिटरेंस एंड देन हैव अ डायलॉग, ये हमारी पॉलिसी बनी। अब जो डॉक्टर कदीर खान साहब का एक तो एस्पेक्ट आपने ये देखा, लेकिन आपने जो न्यूक्लियर तरीके से हमने कैनूप के जरिए और दीगर जो हमारे पास न्यूक्लियर स्टेशन हैं जिनसे हम बिजली जनरेट कर रहे हैं, आवाम को आज बिजली की कितनी अशद जरूरत है। और फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर और बहुत सारी न्यूक्लियर साइंसेज हैं, उसमें आपकी जो बाकायदा अस्पतालों के अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो डॉक्टर साहब के मिशन को ऐसे बढ़ाया जा सकता है कि जो तालीम और सेहत के हवाले से जो करते थे, फिर वो उनको कैंसर हो गया। कैंसर की बुनियादी वजह न्यूक्लियर, उनको जो जिसको एक्सपोजर है जी। उसकी वजह से डॉक्टर साहब को कैंसर। ये वो तमाम बातें हैं जो हमें अपने हीरो के लिए याद रखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उन्होंने तालीम और सेहत के ऊपर, और खास तौर पे नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए, मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं क्योंकि जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूं, तो उसके ऊपर मुझे हर रोज वो मैसेज किया करते थे कि ये चीज जो है नौजवानों के अंदर आनी चाहिए और ये उनकी तरबियत हो, उनका हिस्सा बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे पास उनकी किताबें भी मौजूद हैं बहुत खूबसूरत। जाहिद मलिक साहब भी लिख चुके हैं, मैं खुद भी उसके ऊपर एक किताब का को ऑथर हूं कि पाकिस्तान के बम का असली खालिक। लेकिन मैं यहाँ हमारे उन अनसंग हीरोज को भी जरूर याद करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब और उनकी टीम, उन्होंने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे डॉक्टर साहब, और मेटलर्जिस्ट थे वैसे, लेकिन ये कि एक एडमिनिस्ट्रेटर में वो एक मेरे ख्याल में बाकमाल शख्सियत थे। और दूसरी तरफ जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो फिजा न पैदा करती जिसके नतीजे के अंदर यहाँ सिक्योरिटी के वो हालात होते, तो यकीन माने डॉक्टर साहब को भी जो है निशाना बना दिया जाता और इस प्रोग्राम के बखिए उधेड़ दिए गए होते। तो मैं अपनी सलाम करता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। हमारा जो SPD का इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान चाहे वो कोई भी आई, लेकिन उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम का खासा है। और हमारे पास एक मशले राह मौजूद है। हमारे पास न्यूक्लियर साइंसेज के अंदर मजीद तरक्की करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया ने उनको कंट्रोवर्शियल जानबूझ के बनाया, क्योंकि आलम इस्लाम के अंदर इतना बड़ा एक साइंसदान पैदा हो जाए जो अमलन कुछ किरदार अदा करे। और 1984 दिसंबर में, ये चीमा साहब जानते हैं कि हमने रेड लाइन क्रॉस कर ली थी, हम न्यूक्लियर जो है कोल्ड टेस्ट करने की पोजीशन में आ चुके थे। बिल्कुल। और ये जो 84 में, और हमने ये जो सुरंगें थी, ये तो ज़िया-उल-हक साहब के जमाने में बन चुकी थी चाबी के अंदर। तो बहरहाल एक बैलेंस क्रिएट हुआ और इस खिते को अमन मिला, ना कि इस खिते के अंदर कदीर की मरहूम मिन्नत इस खिते को अमन मिला। चीमा साहब, वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी बहुत आगे लेकर जाना चाहते थे, उनके इस मिशन को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? वो कहते थे पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है तो पाकिस्तान ट्रक, बिजली, कार, मोबाइल फोन, हर चीज बना सकता है।
देखिए, इस पे ज़ाहिर बात है एक कौम की नज़र से सोचा जाना चाहिए। जिस तरह हमने ये ज़रूरी समझा और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री क़यादत ने बेशक ज़िया-उल हक एक डिक्टेटर थे, नवाज़ शरीफ और बाकी भुट्टो साहब जितने भी सियासी लोग थे, इन्होंने एक चीज़ को समझा कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जब भी हमारी कौम इस तरह की लाइन पे सोचती है, तो शायद हम ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। जब हम नॉर्मल डेज़ में होते हैं, तो हम उस तरह ध्यान से चीज़ों को नहीं टेक केयर करते। पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी जो सर्वाइवल है, जिस तरह डॉक्टर साहब तो एक पाकिस्तानी थे ना जो यूरोप में बैठे हुए थे। जी। इस वक़्त तो हज़ारों पाकिस्तानी यूरोप में बैठे हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान को उनसे मदद लेनी चाहिए। उन नौजवानों से मदद लेनी चाहिए, उन साइंटिस्ट और इंजीनियर से मदद लेनी चाहिए और कौम को एक नया रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, जिसमें हम अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की एक टेक बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करने के लिए और वो जो आइडियाज़ हैं और वो जो इंस्पिरेशन है, वो हमारे साइंटिस्ट से, डॉक्टर साहब से और इनकी जितनी भी टीम और जो कंटेम्परेरीज़ और डॉक्टर समर मुबारक मान और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इन सबसे वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इसको वॉर फुटिंग्स पे हमें डॉक्टर साहब बिल्कुल की ठीक है, और इस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कमर चीमा साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, डॉक्टर कदीर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को रहती दुनिया तक नाकाबिल तस्खीर बना गया और उनका ये एहसान पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।